अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? वेलकम आप सबको हमारी चैनल में, दैट इज केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। और आज का लेक्चर जो है क्लास 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज हेस्ला। और हर साल अगर आप पेपर चेक करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप देखोगे कि यू विल फाइंड हेस्ला वहां पे अमूमन पूछा जाता है। और नीट के जो एस्पिरेंट्स है उनके रिलेटेड भी ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेसेस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि एक रशियन केमिस्ट थे, रशियन केमिस्ट, जिनका नाम था G.H. जर्मन हेस उनका नाम था, ठीक है। 1840 में उनके दिमाग में एक बात आई और वही बात उन्होंने लॉ की शक्ल में फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और एक लॉ बना। उसी लॉ को बोलते हैं हेस लॉ। अब ये हेस जो थे, G.H. हेस जो थे, 1840 में उन्होंने ऐसी क्या बात बोली कि उसकी बात को फिर एक लॉ की शक्ल मिल गई। हेस का कहना है, सिंपल सा कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या ये रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, यानी अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एलिमेंट्स की, अगर ये केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, जो भी हीट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, यानी जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी या जो भी हीट एवॉल्व होगी, अमाउंट ऑफ हीट विल बी सेम। यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाहे उस रिएक्शन में हीट निकल रही है या उस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये डिपेंड नहीं करता है कि इस रिएक्शन में स्टेप्स कितने हैं, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है और मल्टी स्टेप है, ठीक है। यानी ऐसे मैं आपको समझाऊं, मानो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, यानी ए रिएक्टेंट है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है बी। मानो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व है उसको हम ले रहे हैं डेल्टा एच, यानी जो हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज एट डेल्टा एच, ठीक है। ये एक रिएक्शन, सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। यानी रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व हो रही है उसको हमने डेल्टा एच लिखा है, यानी इंथैल्पी चेंज कितनी है, डेल्टा एच, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेंगे, दिस इज केस फर्स्ट, नाउ वी विल टेक केस सेकंड। आई होप कि आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे क्योंकि सिंपल कंसेप्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अब मानो मेरे पास ए है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सी, ठीक है। यानी ये मेरी एक रिएक्शन है। अब मैं दूसरे केस में क्या ला रहा हूं कि ये तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है, यानी ये सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सेकंड केस में क्या है, इसको हम ले रहे हैं मल्टी स्टेप, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है सी में। मानो जो हीट ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी चेंज है, यहाँ पे उसको हम लिखते हैं डेल्टा एच वन, लेट इट बी डेल्टा एच वन। फिर क्या हो रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी में, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये जो सी है, सेकंड स्टेप क्या है, सी अब कन्वर्ट हो रहा है बी में, और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है, लेट इट बी डेल्टा एच टू। आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। हमने दो केसेस लिए, पहले वाले केस में रिएक्शन डायरेक्ट है, सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, ए क्या बना रहा है, बी, और इंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, डेल्टा एच। दूसरा केस हमने लिया है ऐसा रिएक्शन जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है दो स्टेप में, कैसे, ए पहले सी बना रहा है और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा एच वन, और फिर ये सी कन्वर्ट हो रहा है बी में और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डेल्टा एच टू, ठीक है। अब आप मुझे बोलो, अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे चाहिए, दो स्टेप्स को आपको देखना है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रही है, आप क्या करोगे, दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे। आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, शाबाश, व्हाट विल यू गेट, क्रॉस में जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, वो कट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन चाहिए यहाँ पे तो आप दोनों स्टेप्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ से सी और सी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वी विल गेट ए विल गिव बी। फिर से हमें वही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड किया है तो ये जो इंथैल्पी चेंज होगी उस पे भी ये रूल लागू होगा, तो यहाँ पे भी होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू।
क्या आपको समझ आ रहा है हुआ क्या है यहाँ पे? आप देखो, यहाँ पे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही थी, इंथैल्पी चेंज कितना था, डेल्टा एच। यहाँ पे भी ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही थी, और दो स्टेप्स में होने से क्या हो रहा है कि जो इंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, आपने इनको ऐड किया है। तो इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है? इस चीज से आपको ये समझ आ रहा है कि अगर रिएक्शन यहाँ पे आप देखो कि ए बी दे रहा है तो डेल्टा एच, ए बी दे रहा है डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, कैन वी राइट देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ठीक है, इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो, जो इंथैल्पी चेंज होगी या जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो हमेशा बराबर होगी। यहाँ पे डेल्टा एच है, ये किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, क्योंकि इनको ऐड करने से हमें फिर से वही रिएक्शन मिल रही है जो हमें डायरेक्ट रिएक्शन में मिल रही थी। ठीक है, तो आई होप कि एक सिंपल वे में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये हेस लॉ जो है इसका कहना क्या है। इसका कहना यही है कि the total amount of heat absorbed or evolved in a reaction, ठीक है, is always same but the reaction takes place in one step or in a number of steps। आपकी रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, एक स्टेप में या एक से ज्यादा स्टेप में। ठीक है, इस रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, वी कैन से that this enthalpy change in according to this law is independent upon the number of steps taken। कितने steps में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन को उसके साथ लेना देना नहीं होगा। चाहे आपने रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट की या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट ली, जो आपका ये डेल्टा एच होगा यानी एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the amount of heat absorbed, the amount of heat absorbed or evolved in a reaction is same। वो हमेशा क्या होगी, same whether the reaction takes place in one step or in a number of steps। अगर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना, तो वन स्टेप रिएक्शन को एक और नाम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। रिमेंबर दिस, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, सिंगल स्टेप, यानी जो रिएक्शंस डायरेक्ट होती है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है उनको कंसर्टेड रिएक्शंस बोलती है। और जो रिएक्शंस दो तीन चार स्टेप्स में कंप्लीट होती है उनको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, हेस्ला का स्टेटमेंट ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, एक रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, इज सेम, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, whether the reaction takes place in one step or in a number of steps, irrespective of कि आपकी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तीन स्टेप में कंप्लीट, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जो हमने बात की अबाउट हेस लॉ आपको समझ आई होगी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है हेस लॉ और कुछ एग्जांपल्स या नीट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है तो रट्टा नहीं लगाने की, आप ज्यादा कोशिश मत करो रट्टा लगाने की, बस कंसेप्ट को समझो कि हाँ हेस लॉ क्या बोल रहा है, इसको कांस्टेंट हीट समेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप रिएक्शन डायरेक्ट कर रहे हो या आप रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप रिएक्शन एक स्टेप में कर रहे हो उसमें जो इंथैल्पी का चेंज होगा, और वही रिएक्शन अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो आपको क्या करना है, उन स्टेप्स की इंथैल्पी चेंज को ऐड करना है, और आप देखोगे कि दोनों केस में जो इंथैल्पी का चेंज होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, क्योंकि यहाँ पे हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं जो कि ऑन द बेस एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो देखी गई है, उस एग्जांपल को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा इंसान सीखता है और समझ आती है बात। ठीक है, मानो
हमारे पास एक रिएक्शन है कार्बन, एज यू नो ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन होता है। तो मानो कार्बन जो है, जो सॉलिड है, आप क्या कर रहे हो, आप उसको जला रहे हो, ग्रेफाइट को आप जला रहे हो मींस कार्बन कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, कंबस्शन कर रहे हो। तो कार्बन या ग्रेफाइट, यहाँ पर हम कार्बन किस फॉर्म में ले रहे हैं, ग्रेफाइट की फॉर्म में। जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, अपॉन कंप्लीट कंबस्शन यहाँ पे क्या बनता है, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मानो आपने ग्रेफाइट को जलाया तो यहाँ से क्या होता है, CO2 बनता है। कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो यहाँ पे डेल्टा एच मीन्स ये रिएक्शन जो है इट्स हाईली एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे देखा गया है कि यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है दैट्स अराउंड -393.5 किलो जूल पर मोल। ये मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको बता रहा हूँ कि कार्बन यानी ग्रेफाइट को जब भी जलाया जाता है वहां से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इवॉल्व होती है और हीट कितनी निकलती है, 393.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारा मानो डायरेक्ट रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट। अब हम इस रिएक्शन को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मानो सबसे पहले क्या हो गया, ये कार्बन जो मेरा है इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, हाफ यहाँ पे मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, CO, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड। फर्क देखो, यहाँ पे कंप्लीट का, यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल पूरा ऑक्सीजन का लिया, यहाँ मैंने हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ग्रेफाइट है इसकी हमने कार्बन की हमने रिएक्शन की हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन मोनोक्साइड। और यहाँ पे जो ये भी एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हुई वो कितनी है, दैट इज अराउंड -110.5 किलो जूल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखा रहा हूँ जो ऑन द बेस एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं कि, ठीक है। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ कि कार्बन की रिएक्शन हमने हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ की तो कार्बन मोनोक्साइड गैस बन गई। और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगी वो कितनी, -110.5, माइनस मीनस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसके बाद क्या हुआ, ये जो कार्बन मोनोक्साइड है सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कार्बन मोनोक्साइड जो है ये फिर से हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, इट विल अगेन फॉर्म CO2, ठीक है। तो कार्बन मोनोक्साइड जो पहले वाले स्टेप में बनता है इसकी हम रिएक्शन फर्दर हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यहाँ पे जो डेल्टा H2 उसको लिखेंगे, यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज और जो हीट इवॉल्व हो रही है दैट्स अराउंड -283 किलो जूल पर मोल। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। हमने रिएक्शंस दो लिए, पहले वाले रिएक्शन में ये रिएक्शन जो है इट इज सिंगल स्टेप, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा कि ग्रेफाइट जो कार्बन है इसको हमने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज -393.5 किलो जूल। दूसरी रिएक्शन हमने ली, इसको हम कह सकते हैं मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप प्रोडक्ट वही बन रहा है लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है दो स्टेप में। पहले केस में क्या, पहले स्टेप में क्या हुआ कि कार्बन जो है हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कार्बन मोनोक्साइड बनाता है, यहाँ पे हीट कितनी निकलती है, -110.5 किलो जूल। सेकंड स्टेप में क्या है, ये जो कार्बन मोनोक्साइड है फर्दर इसको हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से जो हीट निकलती है दैट्स -83 किलो जूल पर मोल। आप देखो कि दोनों रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, एक ही डायरेक्ट ये स्टेप में कंप्लीट होती है और ये वाली रिएक्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है लेकिन रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। अब हेसिस का अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, हेस का स्टेटमेंट क्या है, हेस का स्टेटमेंट है कि अगर आप रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट कर रहे हो या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट कर रहे हो, जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। हम इस स्टेटमेंट को इस रिएक्शन पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि whether this हेस इज राइट और रॉन्ग, क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो होता है या नहीं होता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ये मेरी पहली रिएक्शन है जो डायरेक्ट हुई है। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो दूसरी वाली रिएक्शन है जो कि दो स्टेप में है, हम अगर इस रिएक्शन को ऐड करेंगे यानी दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड करेंगे क्या हमें ये वाली रिएक्शन मिलेगी,
ठीक है, क्योंकि हम अगर इन दो स्टेप्स को ऐड करेंगे हम देखेंगे कि फाइनल रिएक्शन क्या मिल रही है। देखो यहां से CO और CO क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे दो स्टेप्स की, वी विल गेट कार्बन दैट इज सॉलिड प्लस half oxygen molecule, we will get one oxygen molecule will give CO2 gas। क्या हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी यही थी ना, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2। यानी ये जो हमने पहले केस में जो हमने डायरेक्ट रिएक्शन ली थी, ठीक है, और दूसरे केस में हमने दो स्टेप्स में जो रिएक्शन ली थी, जब हम इन दो स्टेप्स को ऐड करेंगे हमें फिर से वही रिएक्शन मिल रही है। अब आप देखो यहाँ पे जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशंस पे, वही रूल हम अप्लाई करेंगे किन पे, एंथैल्पी चेंज पे। तो कैन वी राइट, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज मैं बता दूं, ये जो एंथैल्पी चेंज जो होती है ना, एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी जो है ना, इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है ये, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे रिएक्शन की, और ये पाथ भी फॉलो नहीं करती है। दूसरी चीज एंथैल्पी के बारे में, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट डज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ moles और amount of substance। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स जो जिसके वैल्यू अमाउंट पे, मास पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कि ये जो एंथैल्पी चेंज है, जितने आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे, जितना आप अमाउंट बढ़ाओगे, उतना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उतना भी बढ़ जाएगा इसका वैल्यू। तो कहने का मतलब ये था कि जब हमने दो स्टेप्स को ऐड किया तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। तो जो इंथैल्पी चेंज है, इनके वैल्यूज को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। और हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हमें वही वैल्यू मिलेगा जो हमें फर्स्ट केस में मिला था। तो देखते हैं, पहले वाले स्टेप में इंथैल्पी चेंज कितनी थी, दैट इज -110.5। इसको ऐड करेंगे कितना, दैट इज -283.0 किलो जूल। वी विल फाउंड कि क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें वही वैल्यू मिल रहा है जो हमने डायरेक्ट रिएक्शन में हमें जो मिला था। तो वी विल गेट -110.5, यहां से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -283.0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस, तो इसको ऐड कर लो तो 5 आ जाएगा, 3 आएगा, 8 + 1 9, 2 + 1 3। क्या हमें वही वैल्यू मिल रहा है, वही वैल्यू 393.5, 393.5। ये एक एक्सपेरिमेंटल, हम ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस पे, कार्बन पे यानी ग्रेफाइट पे। और दो केसेस लिए गए थे। एक केस में कार्बन को डायरेक्ट रिएक्शन कराई गई थी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना था, कितनी हीट निकली थी यहाँ पे, 393.5। फिर सेकंड केस में क्या था, यही कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बनाया गया था लेकिन दो स्टेप्स में। और पहले स्टेप में इतनी हीट निकलती थी, दैट इज 110.5। सेकंड स्टेप में कितनी निकली थी, 283। तो देखा गया कि क्या इसका जो स्टेटमेंट है वो लागू होता है, वो इस पे अप्लाई होता है। और ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज फाउंड दैट यस, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट evolved in both steps was same, irrespective of the fact that in second case the reaction was completed two steps। चाहे आपकी रिएक्शन एक स्टेप में है, चाहे आपकी रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व होगी या अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब होगी वो हमेशा सेम होगी। बात समझ आ रही है। तो